हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते कहाँ से? जैसे हर चीज़ के कोई ना कोई ओरिजिन होती है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की भी कुछ ना कुछ ओरिजिन होती है। तो उसमें कुछ चीज़ें मेन हैं, जैसे हमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। लेकिन अगर हम इनको देखें तो जब प्लांट्स और एनिमल जिंदा होते हैं, अलाइव होते हैं, तो उनके लिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई चीज़ है, जैसे प्लांट्स हैं, तो उनमें से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स, विटामिन, इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। लेकिन अगर कोई प्लांट या एनिमल मर जाए, हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब मेन रिसोर्सेज हमारे पास यही है। अब जब वो मर जाते हैं, कोई बॉडी डेड हो जाती है, डेड प्लांट्स और एनिमल्स से बनते से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे, तो हम उनको जनरली कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स या फॉसिल्स। अब फॉसिल्स की फॉर्म में हमें तीन चीजें मिलती हैं। जब प्लांट्स डेड हो जाएं या एनिमल डेड हो जाएं, तो उनमें से हमें तीन चीजें मिलती हैं: नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड कोल। ठीक, ये मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के तीन कंपाउंड्स हैं: नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड कोल। अभी हमें इनको बायोकेमिस्ट्री में हम अलग पढ़ेंगे, लेकिन इन तीनों को हमें यहाँ पढ़ना है कि जिसमें से हमें सबसे ज्यादा, अब ऐसे कंसीडर करें किसी बॉडी में प्रोटीन है तो उसमें से इतना ज्यादा नहीं निकाल सकते, लेकिन जब ये मर जाते हैं प्लांट्स और एनिमल, डेड हो जाते हैं, तो फॉसिल्स की फॉर्म में हमें सबसे ज्यादा मिकदार में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इन सब को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स को डिस्कस करते हैं। सॉलिड में हमारे पास है कोल। कोल इंग्लिश वर्ड कॉल से लिया गया है। कोल ओल्ड इंग्लिश में हम इसको ऐसे लिखते हैं कॉल, जिसकी मीन्स है फॉसिलाइज्ड कार्बन। फॉसिलाइज्ड कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जो एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। क्या कर सके? एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। हम कोल को कहते हैं अ मिक्सचर ऑफ या अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर of organic compounds, of organic compounds, a complex mixture of organic compounds which mainly contains carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, फास्फोरस, सल्फर एंड हेलोजन। अगर आप इनको ऐसे भी कहें कि इन सब के अलावा ट्रेसेस अमाउंट में मेटल्स भी मौजूद होते हैं, बहुत कम अमाउंट में, इसलिए हम उनका जिक्र नहीं करते। तो मेनली सबसे ज्यादा जो चीज इसमें मिलती है वो है कार्बन। अब कोल बनता कैसे? ये तो इसकी डेफिनेशन थी। कोल बनता है प्लांट से। किससे? प्लांट से। अब अगर कोई प्लांट जिंदा है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है माहौल की चेंजेस जो एनवायरनमेंट में आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंसान या कोई जानवर जिंदा है तो उसके मौसम उस पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर जाता है। लेकिन अगर कोई जानवर मर जाता है तो 2 या 3 दिन के बाद वो डिकम्पोज हो जाता है, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन जिसको हम कहते हैं, फट जाता है, उसमें से बदबू आ जाती है। इसी सेम तरीके से अगर कोई प्लांट जिंदा है तो जब वो टूट जाता है, मतलब गिर गया, डेड हो गया, तो डेड प्लांट, अगर प्लांट क्या हो गया? डेड हो गया, तो वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। डेड प्लांट जब डिकम्पोज होता है तो प्लांट के अंदर 50% हम कहते हैं कार्बन होते हैं, 50% बाकी चीजें होती हैं। अब वो सूखना शुरू करेगा। जब वो सूखेगा तो उस पर वहां जिस जगह पे वो पड़ा है वहां बैक्टीरिया उस पर एक्ट करेगा। तो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से
वो टूटने लगेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, पीट। आप पीट को फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल कह सकते हैं। क्या बनेगा? पीट बनेगा। पीट सॉफ्ट कोल है, ब्राउन कलर का कोल होता है, सॉफ्ट ब्राउन कोल। आप जंगल में जाएं, जिस जगह पे ज्यादा हो प्लांट्स, तो वहाँ जो पुराने प्लांट्स पड़े होते हैं वो टूट जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ब्राउन कलर का कोई प्लांट जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका हो, टूट चुका हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, पीट। इसके अंदर 59% कार्बन होता है। पीट पे अभी जो बाहर वाला सिस्टम है, मतलब जो टेम्परेचर वेरिएशन आती है, बारिश आती है, कभी सर्दी कभी गर्मी, इन चीज़ों की वजह से पीट ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से चेंज होगा लिग्नाइट। किसमें? लिग्नाइट। लिग्नाइट थोड़ा ब्लैकिश होता है, या आप इसको ग्रे कलर का लिख सकते हैं, मतलब कंप्लीटली ब्लैक नहीं होता। इसके अंदर 62% कार्बन होता है। लिग्नाइट पे टेम्परेचर और प्रेशर इफेक्ट करेगा, तो वो चेंज होगा सब बिट्यूमेन। किसमें? सब बिट्यूमेन। किसी किसी जगह बिट्यूमेन डार्क लिखा होता है, तो सब बिट्यूमेन डार्क ब्लैक कलर का होगा। इसके अंदर 72% कार्बन। अब सब बिट्यूमेन दोबारा टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से किसमें चेंज होगा? बिट्यूमेन में। बिट्यूमेन सॉफ्ट है दोबारा, और ये ब्लैक कलर का होता है। इसके अंदर 78%, 77 to 78% कार्बन होता है। ठीक, अब ये दोबारा बिट्यूमेन चेंज होगा किसमें? एंथ्रासाइट में, फाइनल स्टेज ऑफ द कोल। एंथ्रासाइट को हार्डेस्ट कोल आप कह सकते हैं, हार्डेस्ट कोल। ये कंप्लीटली ब्लैक होता है। इसके अंदर 92 to 95% कार्बन होता है। एंथ्रासाइट के बाद अगर ये चेंज होगा तो वो किस में जाएगा? डायमंड में जाएगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि डायमंड हमेशा कोयले की खान से मिलता है। तो इस तरह ये सब स्टेप्स चलते हैं। इन सब चीज़ों के बाद हमें अगर एंथ्रासाइट चेंज होगा तो वो फाइनली किस में चेंज होगा? डायमंड। लेकिन हमें कोल पढ़ना है, तो कोल की फाइनल स्टेज हमारे पास है एंथ्रासाइट। इसको ऐसे समझ लें, ये हमारे पास ग्राउंड है, ये ज़मीन की अपर सरफेस है, इसके नीचे हमें जाना है। तो यहाँ पे जो मिलेगा वो पीट होगा। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? पीट। उसके थोड़ा नीचे हमें क्या मिलेगा? लिग्नाइट। फिर उसके नीचे सब बिट्यूमेन, और उसके नीचे क्या मिलेगा? बिट्यूमेन। एंड फाइनली फाइनल हमें क्या मिलेगा? एंथ्रासाइट। देखें, जितना परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ रहा है उतना हम जमीन के नीचे जा रहे हैं, तो हमारे लिए बाहर निकालना भी प्रॉब्लम होगा। एक बात और याद रखें, जिसके अंदर कार्बन परसेंटेज ज्यादा होगी वो उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अगर हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट कंडीशंस हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, खोल के स्टेजेस हैं, पीट है, लिग्नाइट है, सब बिट्यूमेन, एंथ्रासाइट, इन सबसे अगर परसेंटेज काउंट करें तो एंथ्रासाइट में है। जितनी कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा कार्बन एनर्जी या वो कंपाउंड या वो कोल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। सो आप याद रखें, जिसके पास कार्बन ज़्यादा वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोल की फॉर्मेशन समझ आ गई। अब हमें ये कोल बाहर निकालना है ज़मीन से। फॉर एग्जाम्पल हमने निकाल लिया, तो उसको यूज़ कैसे करें, उसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें कैसे मिलेंगे, ये देखें। यहाँ तक लिख लिया आपने? ओके। अगर हमारे पास कहीं से ज़्यादा अमाउंट में बिट्यूमेन मिलता है, बिट्यूमिनियस कोल, तो हम उसको हीट करके उसमें से डिफरेंट कंपाउंड्स लेते हैं। हमारे पास है बिट्यूमिनियस कोल, बिट्यूमिनियस कोल की हम क्या करेंगे? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। क्या करेंगे? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। किसी सॉलिड कंपाउंड्स के मिक्सर, अगर सॉलिड मिक्सर है, सॉरी कंपाउंड, उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, तो क्या करना होगा? उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन।
अगर किसी लिक्विड मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करना है, हमें क्या करना होगा, उसके कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर गैसेस हैं तो उनके लिए हम वैक्यूम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। तो इसलिए अब हमारे पास ये सॉलिड है तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। यहाँ पे लिख रहा हूँ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मतलब आप इसको हीट करो नियर अबाउट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या होगा, ये टूट जाएगा दो चीजों में, एक सॉलिड बनेगा और एक बनेगा वेपर्स एंड गैसेस मिक्सचर। हमारे पास दो चीजें बनी, हीट करने से वेपर्स और गैसेस का एक अलग मिक्सचर बना और सॉलिड का एक अलग चीज बना। पहले सॉलिड को क्लियर करें क्योंकि इसमें दो चीजें आएंगी। सॉलिड जो हमें हिस्सा मिलेगा हम उसका नाम रखते हैं कोक। क्या कहते हैं, कोक। इसके अंदर 100% प्योर कार्बन होगा, प्योर कार्बन ब्लैक। इसके परसेंटेज क्या होगी, 100%, सिर्फ ये कार्बन होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक, इसको हम यूज किस लिए करेंगे, हमने तो कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोल में से इतनी ज्यादा चीजें बनेगी तो यूज किस जगह पे करेंगे, कोक को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपको आता होगा रिड्यूसिंग एजेंट, या आप इसको ऐसे लिखें, ये प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स के लिए यूज किया जाता है। इंडस्ट्री में प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स के लिए हम ये चीज यूज करते हैं। मेटल्स को प्यूरिफाई करना है कैसे, फॉर एग्जांपल आप पढ़कर आए कि मेटल्स मोस्टली कंबाइंड स्टेट में या और फॉर्म में मिलते हैं, क्योंकि मेटल्स का आईपी वैल्यू लो होता है तो वो जनरली इम्प्योर फॉर्म में मिलते हैं। कॉपर है, अगर हम इसके साथ कार्बन ब्लैक रिएक्शन कराएं कॉपर ऑक्साइड के साथ, क्या होगा, कॉपर का ये ऑक्सीजन कार्बन की तरफ चलता है, क्या बन गया CO2, बाकी क्या बचेगा हमारे पास, प्योर कॉपर का। तो कार्बन ब्लैक जो है, जो कोक है, वो किसके लिए यूज किया जाता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स के लिए। यहाँ पे ये एक्ट कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट, इससे आप कार्बन ब्लैक से कार्बन पेपर बना सकते हैं, टायर बना सकते हैं, ट्यूब बना सकते हैं, आगे लिखना जगह कम, पॉलिश बना सकते हैं, इंक बना सकते हैं। ठीक, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें और भी हैं जो आप इससे बना सकते हैं। तो हमारे पास जो सॉलिड हमें चीज मिली बिट्यूमिनस कोल से, वो क्या है, कोक है, और कोक के ये सब यूजेस हैं। अब हम आते हैं, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वेपर्स या नेक्स्ट साइड है वेपर्स एंड गैसेस। अगर आपने इसको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया था तो उसको आप कूल करेंगे, क्योंकि आपने हीटिंग करना छोड़ दी तो वो डिकम्पोजिशन हो। अब क्या करेंगे, हम कूल करेंगे। जब हम कूल करेंगे तो जो वेपर्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में अलग हो जाएंगे, मतलब आफ्टर कूलिंग आप ऐसे लिखें, मतलब आप हीटिंग लिखा है तो आप ऐसे कर दें, कूलिंग का मकसद है हीट करना छोड़ दें, तो होगा क्या, ये दो चीजों में टूट जाएगा। किसमें, एक बनेगा गैस प्योर और एक बनेगा लिक्विड मिक्सर। जो गैस है आप उसको नाम देते हैं कोल गैस, कोल गैस, या फिर आप इसको नाम देते हैं ओवन गैस। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद होंगी, इसके अंदर मीथेन होगा 35%, ठीक, 50% हाइड्रोजन होगी इसके अंदर, बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर वेपर्स बहुत कम तादाद में, ये 15% दोनों। अब हमारे पास हमें ये पता है कि मीथेन जो है वो एज अ डोमेस्टिक फ्यूल हम यूज करते हैं, जिसको आप CNG के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन अगर लिक्विड फॉर्म में हो तो हम इसको यूज करते हैं एज अ ग्रीन फ्यूल, जिसमें हम मिसाइल वगैरह उड़ाते हैं, ठीक। और लास्ट में हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस है, हम इसलिए इसका ज्यादा यूज नहीं करते। हमारे पास दो चीजें हैं जो हमारे काम के लिए, ये एज अ डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे जो घरों में हम गैस जलाते हैं, या फिर हम इसका CNG बनाते हैं कंप्रेस फॉर्म में। हाइड्रोजन को एज अ ग्रीन फ्यूल यूज करेंगे लिक्विड फॉर्म में, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं हमारे पास है थर्ड स्टेप लिक्विड।
लिक्विड को क्या करना है, अब आपने जब उसको लिक्विड को में से गैसेस सेपरेट की तो लिक्विड कूलिंग होने के बाद लिक्विड इससे सेपरेट हो जाएगा। ये यहां तक अगर लिक्विड है तो एक लेयर बन जाएगी लिक्विड के ऊपर, मतलब लिक्विड 2 लेयर्स में सेपरेट हो जाएगा, अपर लेयर एंड लोअर लेयर। अपर लेयर और लोअर लेयर, इसका मिसाल ऐसे देता हूं जैसे हम दूध को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद छोड़ दिया तो क्या बन जाता है, ऊपर लेयर बन जाता है। इसी तरह जब आपने इसको गर्म किया था तो गर्म करने के बाद जब आपने छोड़ दिया तो गैसेस तो सेपरेट हो गई, लेकिन कूलिंग की वजह से ये वेपर्स कंडेंस होकर दोबारा लिक्विड बन गया। जब लिक्विड और ठंडा हो गया तो क्या होगा, लिक्विड सेपरेट हो गया किसकी फॉर्म में, लेयर्स की फॉर्म में। अब जो 2 लेयर्स हमारे पास बनी, अपर लेयर एंड लोअर लेयर, तो अपर लेयर के अंदर क्या होगा, अमोनिकल लिक्विड, अमोनिकल लिक्विड। अमोनिकल लिक्विड का मकसद क्या है, मतलब सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, जिससे हम क्या बनाएंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्टिलाइजर्स मोस्टली बनाए जाते हैं, क्योंकि अमोनिया मोस्टली फर्टिलाइजर्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। लोअर लेयर में क्या है, लोअर लेयर को हम दोबारा क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। क्या करेंगे, लोअर लेयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये साइड में है, लोअर लेयर को जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेट करेंगे तो हमें जो मिलेगा लोअर लेयर को हम क्या नाम देंगे, कोल टार। क्या नाम देंगे, कोल टार, जिसको तारकोल भी कहा जाता है। इसकी ये लिक्विड है, इस लिक्विड की के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमने अभी अभी पढ़ा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम तब यूज करते हैं जब हम लिक्विड के कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे। सॉलिड के लिए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, लिक्विड के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे तो हमें नियर अबाउट 215 एरोमेटिक कंपाउंड्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 215 एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब हमारे लिए मसला हो गया कि एरोमेटिक कौन से होते हैं। पहले हमने डिस्कस किया था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसमें बेंजीन आ जाए, क्या आ जाए, बेंजीन। जैसे ये है, ये बेंजीन है, ये फिनोल है, ये टोलिन है। तो इस तरह के 215 ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स मिलेंगे, किसमें से, कोल टार में से, फिनोल, टोलिन, etc। अब नेक्स्ट चीज, इन कंपाउंड्स के बाद भी हमें एक चीज अलग बचेगी। कोल टार में से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद ये कंपाउंड सेपरेट हो गए, और क्या मिलेगा, एक ब्लैक विस्कस लिक्विड, बिल्कुल हाईली विस्कस लिक्विड मिलेगा, जिसको हम क्या नाम देंगे, पिच। इस पिच का क्या काम होता है, ये रोड कवरिंग के लिए यूज करते हैं। रोड के ऊपर जो हम ब्लैक कलर का नहीं बिछाते हैं, जिसके लिए आप ये कह सकते हैं रोड कवर बनाने के लिए। तो ये सब चीजें किसमें से बनती हैं, कोल में से बनती हैं। इस कोल को हम क्या करेंगे, पहले बाहर निकालते हैं, फिर उसकी डिस्ट्रक्टिव, फिर उसकी फ्रैक्शनल, ये सब कंपोनेंट्स हमें मिलाने के लिए, हासिल करने के लिए इतने सारे क्या करने पड़ेंगे, प्रोसेस चलाने पड़ेंगे, फिर हमें ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो इन सब का हमारे पास एक ना कुछ फ़ायदा होता है। तो इतनी मेहनत करने के लिए हमने ये किया। ओके, आज के लिए पहला लेक्चर कोल के बेसिस पे काफ़ी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।